नमस्कार सभी को। क्लास स्टार्ट करें। चलिए दीपक जी, कॉफ़ी मंगवाओ, गर्म पानी मंगवाओ, ठीक है? दो कम। रियली लाइव करो क्लास। सब बढ़िया। पीछे का तो याद, आगे आजा, आजा आजा जल्दी आजा। पीछे का याद होगा सबको। सुन लिया जाए किसी सबसे। चलो सुनाओ। कहाँ से शुरू होगा सुनने के? यहीं से सुन लो। न्यूट्रॉन तारे की क्या विशेषता होती है? न्यूट्रॉन स्टोरी स्टार की क्या विशेषता होती है? न्यूट्रॉन तारा नहीं पता है ना? आगे, हाँ लड़के बता। न्यूट्रॉन तारा की क्या विशेषता होती है, जल्दी बताओ। जिसको नहीं पता है वो खड़े हो जाओ। नहीं पता है? न्यूट्रॉन तारा नहीं पता है क्या होता है? कल कल नहीं आए थे? आए थे। आगे हाजी, बैठ बैठ बैठ। हाजी बताओ। न्यूट्रॉन तारे की विशेषता। ये देखो कितने सीरियसली पढ़ रही है। किसी को नहीं पता? ये नहीं बताया था? रेडियो एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? न्यूट्रॉन तारा आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा विस्फोट के बाद में देखो पहले क्या हुआ। हाइड हाइड्रोजन के क्या थे? बादल थे। हाइड्रोजन, धूलकण, और थोड़ी बहुत उसमें क्या थी? हीलियम। बादल थे, क्लाउड्स थे। उसको हमने क्या कहा? नेबुला। फिर वो धीरे धीरे क्या हुए कि वो एक दूसरे की तरफ आने लगे, अट्रैक्शन करने लगे, हाइड्रोजन हीलियम के पार्टिकल्स। और जब हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स आपस में टकराए तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और धीरे धीरे सबसे पहले प्रोटोस्टार बना। और फिर जब वो है उनमें जब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में और वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए? स्टार के अंदर। फिर स्टार का सारा जितना भी हाइड्रोजन था वो पूरा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? हीलियम में। अब अगर उसका द्रव्यमान, मास ऑफ द स्टार, जिस भी तारे की बात कर रहे हैं, सन के मास का 1.4 टाइम, 1.44 टाइम से अगर कम है, सूर्य के द्रव्यमान का अगर 1.44 गुना का कम है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? श्वेत वामन में। और अगर सूर्य के कुल द्रव्यमान का 1.44 गुना ज्यादा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? सुपरनोवा विस्फोट होगा उसमें। और आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन इट विल बी कन्वर्ट इन न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है ना? न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा। और बाद में जब न्यूट्रॉन स्टार के अंदर और ज्यादा संकुचन हो जाएगा, कंट्रक्शन हो जाएगा, तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक होल के अंदर। ये तो बताया था। और तेज गति से चक्कर लगाता हुआ, रिवॉल्व करता हुआ न्यूट्रॉन स्टार रेडियो एनर्जी रिलीज करता है। उस रेडियो एनर्जी रिलीज करते हुए तारे को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पल्सर। क्या कहा जाता है? तो पल्सर क्या है? तेज गति से घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार ही क्या है? पल्सर। तो एक बार लिखो इसमें, आगे कंटिन्यू। आगे लिखो कंटिन्यू। लिखो। लिखो न्यूट्रॉन तारा चक्कर लगाता हुआ। न्यूट्रॉन तारा। अच्छा एक चीज तो आपने पूछी नहीं, मुझे लग रहा था आप पूछोगे। चलो अभी पूछता हूँ। न्यूट्रॉन तारा चक्कर लगाता हुआ रेडियो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। रेडियो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। रेडियो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जिसे जिसे ही
पल्सर कहा जाता है? जिसे ही पल्सर कहा जाता है, जिसे ही पल्सर कहा जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। पल्सर कहा जाता है, लिखो रिवॉल्विंग न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार एमिट रेडियो एनर्जी which is called which is called pulsar, which is called pulsar, which is called pulsar। हो गया सबका? अब आप हेडिंग लिखो। अच्छा हाँ, आपने एक प्रश्न नहीं पूछा कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हुआ? हीलियम में। तो हाइड्रोजन का तो हीलियम बन गया, हीलियम का क्या बनेगा? हीलियम में क्या बनेगा? ऐसे चलता रहेगा। तो हीलियम जो ना, हीलियम, हीलियम का फिर वापस फ्यूजन होता है, और हीलियम फ्यूज होकर के और वो कार्बन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? आई बात समझ में? तो हीलियम का कन्वर्जन आगे, जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होकर के क्या बनता है? हीलियम। हीलियम का फ्यूजन होकर क्या बनता है? कार्बन। ये प्रश्न ध्यान रखना, ठीक है ना? और पल्सर आप समझ चुके, पल्सर क्या होता है। अब आप ध्यान दो, एक प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा। तो मैं एक बार लिखता हूं, हेडिंग लिखो आप, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। लिखना नहीं है अभी आपको। माना कि सूर्य का मास कितना है? एक्स। ठीक है। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के कुल द्रव्यमान का कितना है? 1.44 एक्स, ये मास है इस स्टार का। ये स्टार है, और ये स्टार जो है ना, एक स्टार है, इसका मास कितना है? इसका कितना है? एक सूर्य के मास का, मतलब एक्स का कितना गुना? 1.44 गुना। इससे कम है, देखो लेस दिखा रखा है ना, लेस देन 1.44 एक्स। अगर इसका मास इतना है तो ये कन्वर्ट होगा, देन इट विल बी कन्वर्ट इन व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन के अंदर। ये श्वेत वामन बनेगा। इट विल बी एंड्स अप एज व्हाइट ड्वार्फ। ये है श्वेत वामन के रूप में समाप्त होगा।
के रूप में समाप्त। लिखना नहीं है, पहले सुन लेना है। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुणा है, 1.44 गुणा से कम है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुणा से कम, तो ये क्या बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ। और यदि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, कितने से ज्यादा, तो स्टार है कोई, और इस स्टार का द्रव्यमान कितना है, ये है 1.44 x, है ना। तो ये जो है ना, ये इसका मास कितना होगा, अगर इतना मास इसका है, मतलब सूर्य का जो जितना भी द्रव्यमान है उसको कितने से मल्टीप्लाई करो, 1.44 से, उससे ज्यादा है तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, तो ऐसी स्थिति में कन्वर्ट होगा किसमें, ये बनेगा न्यूट्रॉन तारा। किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन स्टार। और फिर बाद में वो चलकर आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर आगे बनेगा क्या, ब्लैक होल। ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर सुपरनोवा विस्फोट होगा और ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा, और फिर क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। ये बात बताने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने बताया, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी बाद में दिया गया था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, एज इट। आकाश पूछ रहा है, खुशी योर इंस्टाग्राम आईडी, इसलिए आते हैं बहुत सारे आइटम्स, तो इसलिए आते हैं कई सारे लड़के कि किसी के आईडी वाईडी मिल जाएगी, फिर नंबर मिल जाएगा। इफ यू डोंट माइंड वी कैन एक्सचेंज दैट, ये और लिख रहा है ऊपर से। काश ये मेरे सामने होता, ये लड़का, इसकी हालत इससे खराब कर दी जाती मार मार के। हाँ बिल्कुल भाई, सन बिल्कुल एक समय आएगा जब सन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा सन, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। और जब ब्लास्ट होगा तो जितने भी ग्रह, जितना सब कुछ जो भी हमें दिखता है, वो सब कुछ किस में समा जाएगा, सूर्य के अंदर समा जाएगा। सबने लिखा कि नहीं लिखा, लिखा सबने, वेरी गुड। देखो, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने बताया, इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर एस चंद्रशेखर, बताया मतलब एक्सप्लेन दैट, है ना। इंडियन साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर एक्सप्लेन्ड दैट, दैट, यहां तक इंग्लिश वाले रुक जाना, हिंदी वालों को लिखवा देता हूं पहले, ठीक है ना, फिर इंग्लिश वालों को लिखवा देंगे, राइट। तो हिंदी वाले बच्चे लिख दो फटाफट, थोड़ा स्पीड से लिखना यार, दोनों लैंग्वेज बोलनी पड़ती है ना। तो लिख दो, बताया, बताया कि सूर्य के द्रव्यमान के, सूर्य के द्रव्यमान के, सूर्य के द्रव्यमान के, हिंदी वाले बच्चे लिख दो स्पीड से, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना, 1.44 गुना
1.44 गुणा से कम द्रव्यमान वाले तारे, 1.44 गुणा से कम द्रव्यमान, 1.44 गुणा से कम द्रव्यमान, से कम द्रव्यमान वाले तारे, कम द्रव नहीं लिख रहा क्या, वाले तारे, तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं। कम द्रव्यमान वाले तारे, तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं। श्वेत वामन तारे के रूप में, श्वेत वामन तारे के रूप में, श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं। श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं। और सूर्य के द्रव्यमान के, और हाँ इसी में, और सूर्य के द्रव्यमान के, और सूर्य के द्रव्यमान के, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणा, 1.44 गुणा, 1.44 गुणा से अधिक द्रव्यमान, 1.44 गुणा से अधिक द्रव्यमान, से अधिक द्रव्यमान के तारे, 1.44 गुणा से अधिक द्रव्यमान के तारे सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट करते हैं। सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट करते हैं। सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट करते हैं। सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट करते करते हैं। जो न्यूट्रॉन तारों या ब्लैक होल में, जो न्यूट्रॉन तारों या ब्लैक होल में, ब्लैक होल में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाते हैं। ब्लैक होल में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाते हैं। ब्लैक होल में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो हो गया, समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो फटाफट स्पीड से। हाँ जी, स्पीड वाले लिखो, स्पीड से लिखना थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चे। स्टार्स विद द मास, stars with mass, stars with mass less than 1.44 times, stars with mass less than 1.44 times, 1.44 times the sun's mass, the sun's mass, जिनका मास सूर्य के मास से कितना होता है, 1.44 गुणा से कम, सन्स मास एंड अप एज, एंड अप मतलब समाप्त होना, ENDUP, एंड अप एज व्हाइट ड्वार्फ, एंड अप एज व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ DWARF है ना, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ एंड AND वाला ना, एंड स्टार्स विद मास ग्रेटर देन, एंड स्टार्स विद मास ऑफ ग्रेटर देन, एंड स्टार विद मास ग्रेटर देन, एंड स्टार विद, एंड स्टार विद मास ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स, 1.44 times the sun's mass, the sun's mass, 1.44 times the sun's mass explode as, मतलब विस्फोटित होते हैं, explode as, explode as, explode as, साइड में पकड़ा दो, उधर से आ जाएगी, explode as सुपरनोवा,
explode as supernova, supernova, supernova that end up that end up that end up turning into neutron star, turning into neutron star, turning into turning into neutron stars और black hole, और ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। सबने लिख लिया? एक क्वेश्चन है बेटा, सूर्य किस रूप में समाप्त होगा? तो एक्सप्लोजन होगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा सूर्य। ठीक है, अभी बहुत समय लगेगा। व्हाट इज ड्वार्फ? इज इट मीन समथिंग दैट इज स्मॉल? मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र है, एक रीजन होगा कोई ना कोई जो व्हाइट व्हाइट रंग का दिख रहा होगा बस, ठीक है ना, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सफेद रंग का दिखने वाला कोई एक क्षेत्र होगा बस। इसके ऊपर शायद मैं डायग्राम लिया है इसका, एक कल कल लिया था एक डायग्राम। व्हाइट डॉर्फ देखो कैसा दिखता होगा। देखो इसने इंडिकेट कर रखा है ब्लैक होल को, देखो यहाँ पर इसने साइन कर रखा है ना इधर ब्लैक होल। क्या दिख रहा है क्या यहाँ पर ब्लैक होल? नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन हाँ ब्लैक होल के चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ ना कुछ प्लैनेट्स क्या करते रहते हैं, स्टार्स क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, स्टार्स चक्कर लगाते हैं। मतलब सन भी किसी न किसी ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सन भी तो रोटेट करता है ना। और व्हाइट डवार्फ कुछ ऐसा क्षेत्र होता है, एक ब्लास्ट हो गया, बस वो समाप्त, ब्लास्ट हुआ और वो व्हाइट 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 रंग का पदार्थ फैल गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट डवार्फ बोलते हैं। ऐसा कोई विशेष बात नहीं। बाद में फिर ये व्हाइट डवार्फ होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक डवार्फ में हो जाता है कन्वर्ट। अब आगे चलते हैं, और अब एक बहुत महत्वपूर्ण नोट लिखो, नोट नोट लिखो, बहुत महत्वपूर्ण। मतलब ऐसा मानो कि जैसे पेपर में आने वाला ही है यही, है ना, अब की बार ऐसा मानकर चलो कि अब की बार यही पेपर में आएगा ना। तो इसको बोलते हैं गोल्डी लोक्स जोन। गोल्डी लोक्स जोन, हिंदी में भी गोल्डी लोक्स ही लिखना है। ऐसा मानो कि पेपर में आएगा। सर ऑनलाइन वाले पे भी थोड़ा ध्यान दें। देखो जो ऑफलाइन के बच्चों के डाउट होंगे वो मैं मान कर चलूंगा कि कॉमन है, सब बच्चे है ना, वो किसके भी आ जाएंगे, ऑफलाइन में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। वो आकाश जो आईडी मांग रहा था लड़की की इंस्टाग्राम की, खुशी की, तो वो आकाश बाद में लिख रहा था इसके ऊपर मैसेज की, इस बात पर तो आपने ध्यान दे लिया, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो ध्यान नहीं देते हैं, है ना। अब आप मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि जो आगे चल करके आने वाला है, तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ करके कभी भी एंटरटेन नहीं करूंगा। बात समझे कि नहीं समझे भाई? ऐसे प्रश्न का जवाब क्यों दें जो मुझे पता है कि आगे चलकर आएगा। शायद पीछे किसी बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था गोल्डी लॉक्स जोन, पता नहीं आप में से किसी ने पूछा था या ऑनलाइन में किसी ने पूछा था। इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करते हैं, लगातार मैसेज दे दें, दनादन दनादन मैसेज। भाई तुम पढ़ रहे हो या फिर तुम लोग मैसेज कर रहे हो, है कि नहीं है? एक ही काम हो सकता है, या तो बैठ करके पढ़ा जा सकता है आराम से, या बैठ करके आराम से चैट की जा सकती है ना। तो बाकी ऐसा नहीं है, और मैं एक एक चीज प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर अब तक खत्म होने को आ जाता, लेकिन आधा भी नहीं हुआ ये चैप्टर खत्म। एंड पर ला देता मैं इसको अब तक, तो है ना, एक क्लास और लगती खत्म चैप्टर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बढ़िया मेहनत करवाएं, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। क्योंकि पिछली बार जो बैच एनडी हमने पढ़ाया, तो मैंने क्वेश्चंस नहीं करवा पाया मैं उन बच्चों को, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। तो वो क्वेश्चंस नहीं करवा पाया, तो मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि क्वेश्चन करवा देने चाहिए थे। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे कुछ क्वेश्चन,
तो कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उनमें से एक क्वेश्चन एज इट आया था, मतलब जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया, एक कृषि भूमि को लेकर के एक एक्सप्लेनेशन किया था, और वो क्वेश्चन एज इट पेपर के अंदर जो का तो मिला था पीवाईक्यू के अंदर से, ठीक है ना। तो वो मुझे लगा कि यार नहीं, पीवाईक्यूज का पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज होना चाहिए ना, इसलिए मैं एनडीए सीडीएस जो ऑनलाइन चल रहा है ना, उस सीडीएस ऑनलाइन में तो आपके लेक्चर्स उठा करके मैं उन बच्चों को दे रहा हूँ, ताकि वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिया चल रहा है उनका, इंडिया चल रहा है, उसके साथ साथ मैं उनको क्या दे रहा हूँ, वर्ल्ड के क्वेश्चंस देने लग रहा हूँ, ये टॉपिक दे रहा हूँ आपके, 2-3 लेक्चर दे दिए, कुछ लेक्चर और दूंगा उनको अभी मैं। तो इंडिया एक तरफ उनका कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या कवर हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा। और अगले 1.5 महीने से 2 महीने के बीच बीच में, और उनका इंडिया और वर्ल्ड दोनों कंप्लीट हो गए। अब जो समय बचेगा उसमें मैं क्या करवाऊंगा, सीडीएस में जो पीवाईक्यूज आए हैं उनको क्या करवा दूंगा, एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब की बार मैं तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे, 8, 7, 10 साल के। तो मेरे पास अब सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सबका एक्सप्लेनेशन तैयार है, सिर्फ क्वेश्चंस लाने हैं बोर्ड के ऊपर और आपको शुरू करना है कि नहीं है। टॉपिक के बाद टेस्ट करवाना है ना, प्रॉपर तरीके से टेस्ट तुम्हारा लेना। सीडीएस में तो मैंने एक टेस्ट ले लिया, और उनका सॉल्यूशन डिटेल वीडियो भी दे दिया, और करंट अफेयर्स अपडेट भी करवा दिए उनके, करंट अपडेट भी करवा दिए पिछले 15 दिन के, है कि नहीं। तो मैं इस वीक में अपडेट करवा दें करंट अफेयर संडे को, ठीक है ना। संडे को 4 घंटे का, 3 घंटे, क्योंकि लंबी क्लास चाहिए अपने को ना, लंबी क्लास चाहिए, 4 घंटे 5 घंटे के आसपास। तब वो सारा 4 घंटे में वो सारा करंट, क्योंकि 2 वीक का हो गया ना, तो 3 वीक का करंट अफेयर मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये बात है, इसलिए फालतू जो टाइम खराब करके कमेंट बॉक्स में कोई काम नहीं है इनका ना। कमेंट बंद कर दो सारे, आने ही नहीं चाहिए कमेंट, बताओ, कोई आवश्यकता ही नहीं। एक ही समस्या होती है बस, वो होती है आवाज की, आवाज प्रॉपर चल रही है ना। कमेंट बंद कर दो सारे। गोल्डीलॉक्स क्या होता है, गोल्डीलॉक्स को अगर हम कहें तो उसे बोल सकते हैं वास योग्य क्षेत्र, हैबिटेबल एरिया, जहां पर निवास किया जा सकता है। यानी कि तारे के आसपास का वह क्षेत्र, तारे के आसपास का ऐसा क्षेत्र या वह क्षेत्र जहां निवास करने की या पृथ्वी के समान दशाएं वहां पर मिलती हैं, या तारों के आसपास के वे सभी पिंड, वे सभी ग्रह जहां पृथ्वी के समान निवास करने की परिस्थितियां मिले, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन। जहां पानी तरल अवस्था में मिलता है, पानी तो बहुत जगहों पर मिल गया लेकिन वो बर्फ के रूप में, और मानव जीवन या किसी भी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है कि पानी बर्फ के रूप में ना मिलकर किसके रूप में मिलना चाहिए, तरल रूप में मिलना चाहिए। तो आप इसमें लिखो गोल्डीलॉक्स जोन में, लिखो गोल्डीलॉक्स जोन में, लिखो तारों के आसपास निवास योग्य क्षेत्र होता है, तारों के आसपास आसपास निवास योग्य क्षेत्र होता है, निवास योग्य क्षेत्र होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, बोल के लिखवा देता हूं। हिंदी वाले ने क्या लिख दिया, तारों के आसपास निवास योग्य क्षेत्र होता है। इंग्लिश वाले लिखो, दिस इज द हैबिटेबल रीजन अराउंड द स्टार्स, दिस इज द हैबिटेबल, हैबिटेट मतलब आवास से निवास होता है ना, दिस इज द हैबिटेबल रीजन अराउंड द स्टार्स, निवास योग्य क्षेत्र जहां परिक्रमा करने वाले ग्रहों में होता है, जहां जहां परिक्रमा करने वाले ग्रहों, जहां परिक्रमा करने वाले ग्रहों, अभी रुक जाओ, इंग्लिश वाले बच्चों को भी लिखवाते हैं ना। तारों के आसपास निवास योग्य क्षेत्र होता है जहां परिक्रमा करने वाले ग्रहों में पृथ्वी के समान, में पृथ्वी के समान, में पृथ्वी के समान, तारों में पृथ्वी के समान जल के तरल अवस्था में पाए जाने की, के समान जल के तरल अवस्था में पाए जाने की
पाए जाने की संभावना होती है, संभावना होती है, संभावना होती है, संभावना होती, ठीक है ना। इंग्लिश वाले लिख दो, दिस इज द हैबिटेबल रीजन अराउंड द स्टार्स वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर, वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी there is possibility of water being found, of water being found, water being found in liquid state, like in liquid state, like like earth, like earth। जहां पानी किसके समान मिलने की संभावना हो, पृथ्वी के समान तरल जल, जैसे पृथ्वी पर तरल मिलता है ना, ऐसा मिलने की संभावना हो। इमेजिन दैट कि हमारी बर्फ का सारा पानी जम जाए, तो बताओ कैसी हालत रहेगी भाई। क्या पॉसिबल है जीवन? ना, जीवन संभव नहीं है। तो वह क्षेत्र होगा जहां पर पानी कैसा मिलेगा, तरल अवस्था में मिलेगा, ठीक है ना। वह पूरा का पूरा जोन जहां पर ऐसे ग्रह मिलते हैं जहां पर पानी की तरल अवस्था मिलने की संभावना हो, उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और सोलर सिस्टम पर आए उससे पहले हम देख लेते हैं कि जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी, या उसको बोलते हैं मिल्की वे बोलते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखो, मंदाकिनी या मिल्की वे। मंदाकिनी या फिर मिल्की वे लिखा। इसको क्या बोल देते हैं, दुग्ध दुग्ध मेखला भी बोल देते हैं ना। देखो सुनो एक बार इसके बारे में बातें। इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया? गैलीलियो द्वारा देखा गया, देखा गया। एक बात, यह सर्पिलाकार है। कैसे आकार की है? पहले सुन लेना फिर लिख लेंगे ना। स्पाइरल शेप है, स्पाइरल शेप है, सर्पिलाकार है। सबसे पहले देखने वाले कौन है? गैलीलियो है। इसे कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में जो डार्क फेज आता है ना एक, उसमें इसे साफ तौर पर आसमान में देखा जाता है ना। कृष्ण पक्ष में आसमान में साफ देखी जाती है। श्वेत रंग की दिखाई देती है, रंग की दिखाई देती है। पहले एक बार सुन लो फिर इसके बाद देख लेना। देती है।
इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 3 घूर्णनशील भुजाएं। ये 3 आर्म्स इसमें कह सकते हैं, रोटेटिंग आर्म्स है। और इन 3 आर्म्स में से एक के ऊपर कौन तारा है? अब देखो, मंदाकिनी एक गैलेक्सी है ना? और गैलेक्सी, गैलेक्सी है ना? हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा है ना? हमारी आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी है। और अब हमें एक बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आकाशगंगा जो होता है ना, आकाशगंगा, वो आकाशगंगाओं की संख्या ब्रह्मांड में कितनी है? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, है ना? और एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? इसका मतलब जिस आकाशगंगा में एक तारा हम हैं, हमारा जो तारा है सूर्य, ऐसी ऐसी कितनी आकाशगंगाएं होंगी मंदाकिनी में? सॉरी, कितने कितने तारे होंगे ऐसे? 100 अरब। मतलब हमारी जो मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी के अंदर कितने तारे हैं? 100 अरब तारे। और उन 100 अरब तारों में से एक छोटा सा तारा कौन है? मतलब मेरे पास 100 अरब रुपए हैं। कितने रुपए हैं? और 100 अरब रुपए में से 1 रुपया मैं किसी को दे दूं, तो कितना मानते हो आप 1 रुपया को? नथिंग, कुछ नहीं है। 100 अरब रुपए में से 1 अरब रुपया कितना होता है? नहीं, अरब, 1 रुपया 100 अरब में से कुछ नहीं है। उसी प्रकार मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे। एक छोटा सा तारा है सूर्य, यहीं कहीं इधर उधर घूमता रहता है, बस कुछ नहीं है। मंदाकिनी के चक्कर लगाता रहता है बस पूरे दिन भर। किसने रखा? पता नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता है। ठीक है। मंदाकिनी का नाम किसने रखा मुझे पता ही नहीं, क्या बताऊं, बताओ इस बारे में, है ना? हाँ जी। हाँ, बाकी इन्होंने मिल्की वे इसलिए कहा क्योंकि ये सफेद रंग की दिखती है ना? तो मिल्की वे इसलिए कहा गया क्योंकि सफेद रंग की आसमान में दिखाई देती है, इसलिए इसको कहा मिल्की वे। अब मंदाकिनी किसने कहा? तो ये भारतीयों ने ही कहीं नाम रखा हो किसी ने। इसे स्वर्ग की गंगा नाम दिया। किसका नाम दिया? स्वर्ग की गंगा, है ना? गंगा ऑफ हेवन, स्वर्ग की गंगा का। कि ये जो मंदाकिनी दिख रही है ना, यही स्वर्ग है कि नहीं? हाँ, दे दो पानी। तो इसे क्या कहा? स्वर्ग की गंगा कहा जाता है। लिख दो इनको। हाँ, तो पहले लिख लो पहला पॉइंट। और गैलेक्सी सेक इसमें लिखो सर्वप्रथम गैलीलियो द्वारा देखा गया, द्वारा देखा गया। दीपक जी, एक डायग्राम डाउनलोड करो मिल्की वे नाम से। एक डायग्राम मिल्की वे। इट वॉज, इंग्लिश में लिखूं क्या? लिखो ना, बोल रहा हूँ ना। इसे सर्वप्रथम गैलीलियो द्वारा देखा गया, ये वाला पॉइंट लिखो। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गैलीलियो। इट वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय गैलीलियो। इट वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय गैलीलियो। सेकंड पॉइंट लिख दो। ये तो लिख दिया होगा ना, स्पाइरल शेप है। फिर लिख दो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। इट इज विजिबल इन क्लियर स्काई। इट इज विजिबल, विजिबल, आगे क्या बोला मैंने? इन क्लियर स्काई। इन क्लियर स्काई लिखना, साफ आसमान में ना। इन क्लियर स्काई, बादल नहीं आने चाहिए बीच में, बादल आएंगे तो फिर बादल दिखेंगे, है ना? साफ आसमान होना चाहिए। इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द डार्क फेज, ड्यूरिंग द डार्क फेज इन विंटर।
इन विंटर, शीतकाल के दौरान। लिख दिया? सबने लिखा? इसमें 3 रोटेटिंग आर्म्स हैं, है ना? सुन, इधर देख, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। नहीं नहीं बेटा तुझे नहीं, ये इधर। नहीं नहीं, ये तेरे बगल वाला। सीधा क्यों बन रहा है इतना ज्यादा? इतना बोला क्यों बन रहा है तू? है, इधर आ गया इधर। इतना सीधा क्यों बन रहा है, बता। बता क्यों बन रहा है इतना सीधा? मना कर रखा है, हवाबाजी नहीं करनी है, फिर भी। और सीधापन और देखो एक बार, जलेबी की तरह। हरकत नहीं सुधरी है, फिर भी वो की वो सेम। आगे आजा, आगे खड़ा हो, उठ वहां से, निकल बाहर, निकल। आगे, आगे बाहर निकल, इसको निकलने दो रे, इसको निकलने दो, बर्बाद होगा नहीं ये। बारह बारह, इधर आ। कुर्सी ले, इधर आ मेरे सामने, आगे आगे आजा। मैंने क्या कहा है? इधर आजा, आगे। यस, लिख दिया? डायग्राम डाउनलोड हुआ? लगाओ इस पर। हाँ जी, बता रहा हूँ अभी। लास्ट वाला डायग्राम में दिखा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसका जो डायमीटर है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। कितना डायमीटर है? 1 लाख प्रकाश। तो इसका व्यास लिखो, इसका व्यास लिखो। डायमीटर लिखो, 1 लाख, 1 लाख लाइट ईयर, 1 लाख प्रकाश वर्ष, 1 लाख लाइट ईयर, 1 लाख प्रकाश वर्ष। ये कृष्ण पक्ष, 3 घूर्णनशील भुजाएं, 3 रोटेटिंग आर्म्स। अच्छा वो दिखा, मैं कहता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अभी डायग्राम इसका। अरे भाई डायग्राम दिखा रहा हूँ, समझ जाओगे 3 घूर्णनशील भुजाएं का मतलब क्या है। एक डिस्टेंस मापने की एक यूनिट होती है, दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बीच डिस्टेंस। जैसे आपने क्या करते हैं ना, जैसे पटना से और आपको मान लो जाना है बक्सर, तो आप कहोगे भाई इतना किलोमीटर दूर है। जैसे आपको समुद्र के मार्ग से जाना है भारत से श्रीलंका, तो आप कहोगे सब समुद्र में इतना नॉटिकल मील है कि नहीं है? इसी प्रकार जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, उन खगोलीय पिंडों के बीच डिस्टेंस जो मापी जाती है उसकी यूनिट का नाम है लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। ठीक है ना? तो कितना प्रकाश वर्ष दूर है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। देखो, ये रही इसके अंदर रोटेटिंग आर्म्स। ठीक है ना? इस प्रकार से ये जो इसका सेंटर है, इस प्रकार से 1, 2 और ये 3, ऐसे 3 रोटेटिंग आर्म्स इसमें मिलेंगे। ठीक है ना? 3 रोटेटिंग आर्म्स ऐसे मिलेंगे। ऐसी होती है प्रकाश, ये क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, इस तरीके की। और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो मिलता है ना तारों का, वो मिलता है इसके केंद्र में। कहां पर मिलता है? तारों का घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा? केंद्र में, है ना? और केंद्र में तारे सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है, या सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है तारों का। और इनका जो केंद्र होता है आकाश गंगाओं का, उसको बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ज। तो आकाश गंगाओं के सेंटर को या केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। जहां तारों का सर्वाधिक क्या पाया जाता है? संकेंद्रण पाया जाता है। और सभी जो स्टार्स हैं, देखो आकाश गंगा किस में चक्कर लगा रही है? ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। जैसे पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य। सूर्य किसके चक्कर लगाता है?
किसके? गैलेक्सी। गैलेक्सी के कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य है, और ये सूर्य क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। गैलेक्सी खुद किसके चक्कर लगा रही है? ब्रह्मांड में। गैलेक्सी खुद किस में चक्कर लगा रही है? ब्रह्मांड के अंदर। आई बात समझ में? तो इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, एवरीथिंग इज रोटेटिंग, सब कुछ घूम रहा है, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। तू किसके पीछे घूमता है? किस? कृष्ण पक्ष हर महीने में आता है ना। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। तो आप अभी महीनों को जानते नहीं, हिंदी महीनों में थोड़ा देखना पड़ करके। हाँ जी। है? बल्ज। बल्ज होता है आकाश गंगा का केंद्र, जो सेंट, बल्ज को बल्ज ही बोलते हैं। इसका हिंदी नहीं है। हिंदी वाले भी इंग्लिश में याद करेंगे, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में याद करेंगे, वो तो करेंगे याद, है ना। तो आकाश गंगाओं का जो केंद्र होता है, जहां तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, उसको कहते हैं बल्ज। आई बात समझ में? तो आप लिखो एक पॉइंट, आकाश गंगाओं के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। आकाश गंगाओं के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। इसको देख लो एक बार, इंटरनेट पे सर्च करके देख लो, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट क्या डेटा है इसका, है ना। डेटा मुझे ध्यान नहीं है कितना किलोमीटर होता है इसमें, ठीक है। क्या लिखा? आकाश गंगाओं के, आकाश गंगाओं के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। आकाश गंगाओं के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। BULDG, है ना। लिख लिया सबने? आकाश गंगाओं का केंद्र क्या कहलाएगा? बल्ज। जहां तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, जहां तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, जहां तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। हाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टार्स फाउंड। ठीक है। संकेंद्रण पाया जाता है, इसका इंग्लिश क्या होगा यार संकेंद्रण का? कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रिक लिखेंगे इसको। कॉन्सेंट्रिक, हाई कॉन्सेंट्रिक रीजन। रीजन ऑफ एनी गैलेक्सी। तो बल्ज क्या होता है ना, किसी भी आकाश गंगा का सर्वाधिक संकेंद्रित क्षेत्र होता है, जहां तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका मामला हो गया आकाश गंगा का। अब आकाश गंगा में बहुत सारे सौर तारे हैं, और हर एक तारे का कोई ना कोई क्या है, हर एक तारे का क्या है, कुछ ना कुछ पिंड उसके क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कहोगे कि एक एक तारा है सूर्य, उसके 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ उसके उल्कापिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वगैरह वगैरह हैं। तो अब हम सीधे किस पर आ जाते हैं? तो अब हम सीधे आ रहे हैं किसके ऊपर? किस पर आए? सोलर सिस्टम पर आए, ठीक है। मतलब आप कैसे आ रहे हो? देखो आप ऐसे आ रहे हो। पहले आपने कहा था कि ये क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स है। यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हमारा एक क्या है? यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक क्या है? एक क्या है? हमारी एक क्या है? आकाश गंगा है, ठीक है ना। एक आकाश गंगा है। अब ये एक आकाश गंगा आ गई साहब, है ना। और जो हमारी आकाश गंगा है, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी, ठीक है ना। ये आकाश गंगा है। आकाश गंगा में कहीं पर एक कौन है? सोलर सिस्टम है। तो एक देखो इस पर आएगा आपका सोलर सिस्टम आएगा। सोलर सिस्टम आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। सोलर सिस्टम आ गया, ये सोलर सिस्टम आ गया, ये सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम में कुछ 8 ग्रह क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आ गया ना ये, तो सोलर सिस्टम आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इसको लेकर के, है ना। तो ये है तुम्हारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या सौर तंत्र हमारा आ गया। अब हम सौर तंत्र के ऊपर आ जाते हैं। तो अब हेडिंग लिखो,
सोलर सिस्टम या सौर तंत्र। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में किसके बारे में पढ़ें पहले? सूर्य को ही पढ़ेंगे पहले तो, है ना। और फिर सूर्य को पढ़ते हुए फिर उसके बाद में उसके चारों तरफ कौन कौन घूमता है, फिर उनके बारे में आएंगे। तो पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं सोलर सिस्टम का कैसा है। तो सोलर सिस्टम में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा कि सब एक सन है, एक सूर्य है, एक सन है, एक सूर्य है, ये सूर्य, ये सन है एक। ठीक है, एक सन हो गया। इससे जब आगे चलते हो तो बुध है, बड़ा शुक्र है, शुक्र से थोड़ा बड़ा पृथ्वी है, और शुक्र और पृथ्वी दोनों से छोटा कौन है? मंगल। एक आ गया बुध, एक हो गया बुध। ठीक है, एक बुध हो गया। फिर एक हो गया आपका कौन सा? इसके बाद एक हो गया कौन सा? ये हो गया शुक्र। ये कौन सा हो गया? शुक्र हो गया, शुक्र। एक हमारा कौन सा हो गया? पृथ्वी। पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, अर्थ। तो एक हो गया बुध, इसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बोलते हैं। एक शुक्र हो गया, विनस। ये कौन हो गया? अर्थ। फिर एक कौन आ गया? मंगल। लाल ग्रह है मंगल, चलो लाल ही लिख देते हैं, मंगल, मार्स। इसके बाद में यहां पर एक आता है जिसको बोलते हैं बृहस्पति। कौन आता है? बृहस्पति। बृहस्पति आता है भाई, बृहस्पति। गैसों का गोला है ये तो, है ना। पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, पृथ्वी के जैसा नहीं, गैसों का गोला है एक ही तरीके से, अत्यधिक सघन गैस ये गोला है। ठीक है, ये कौन है? बृहस्पति। जुपिटर। क्या हो गया? यूनिवर्स किसका चक्कर लगाता है? यार यूनिवर्स तो खुद ही घूमता होगा कहीं ना कहीं, पता नहीं ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस? ना ना, ऐसा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। यूनिवर्स किसका चक्कर लगाएगा बताओ, है ना। यूनिवर्स खुद अपने उस पर, जैसे पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर घूमती है, ऐसे ही यूनिवर्स भी रिवॉल्व कर रहा होगा, लेकिन किसी के चारों तरफ नहीं। क्योंकि यूनिवर्स को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि यूनिवर्स खुद वो है जिसके अंदर सब कुछ है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो जो खुद में ही समाया हुआ है वो खुद पे ही चक्कर लगाएगा, अपने आप पे रोटेट करेगा, किसी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा, है ना। भाई चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने लगाती है, तो पृथ्वी होनी चाहिए ना सेंटर में, किसके सापेक्ष, किसके रिलेटिव में? तो किसके रिलेटिविटी में? सूर्य के। ऐसे ब्रह्मांड किसके चक्कर लगाएगा? इसका मतलब दूसरा ब्रह्मांड होना चाहिए, लेकिन दूसरा ब्रह्मांड तो है ही नहीं, ब्रह्मांड ही एक है केवल, अकेला खुद ही है। तो यूनिवर्स किसी का चक्कर नहीं लगाता है, खुद अपने आप में क्या करता होगा? रोटेट। बृहस्पति के बाद में एक आता है शनि।  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  शनि।   शनि।
इसके चारों तरफ कुछ खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। शनि। सबसे ज्यादा अगर मून किसी के हैं तो किसके हैं? शनि के। फिर अरुण। शनि के बाद एक आता है अरुण, फिर आता है वरुण। अरुण है, वरुण है, है ना? तो एक काम करो सारे बच्चे, आप जल्दी से इसको बनाओ डायग्राम को। कलर वलर भरने की आवश्यकता नहीं, वो तो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने इसे भर दिया कुछ भी फालतू में ही। तुम लोग इसको बनाओ। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, इनर प्लेनेट कहा जाता है। तो अब बताओ, अब ये बच्चा पूछ रहा है प्रश्न, विवेक, एस्टेरॉइड सर बताइए प्लीज। अब मुझे पता है कि वो चीजें आगे आएंगी चल करके, है ना? एस्टेरॉइड आगे आएंगे, है ना?
सबने लिख लिया? हो गया सभी का? तो नहीं हुआ है क्या? बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बना देना, इनके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे नहीं, है ना, कि भाई कैसे इनका निर्माण हुआ वगैरह वगैरह, सब आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पढ़ेंगे नहीं इनके बारे में। एस्टेरॉइड बेल्ट है क्षुद्र ग्रह पेटी। एस्टेरॉइड बेल्ट। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले किस पर? सूर्य से, है ना। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन पढ़ते हैं पहले। चलें आगे? हो गया होगा सभी का? चलो अगर नहीं हुआ है तो अभी बना लेना बाद में, अब पहले इस पर ध्यान दो। हेडिंग लिखो सन अथवा सूर्य। इसकी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। देखो सबसे अंदर एक भाग होता है जिसको बोलते हैं कोर। सबसे अंदर कौन सा भाग होता है? कोर। कोर वह भाग है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूर्य का कोर वह भाग है जहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसका टेम्परेचर मिलता है 16 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना मिलता है? 16 लाख डिग्री सेल्सियस। ध्यान दो बात के ऊपर, दिमाग खराब है। जब एक बात कह चुका हूं कि जो बात आगे आएगी उस पर आगे बात करेंगे। पोएम पढ़ जाओ जाके, चल बकवास कर। कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद पूछने सब प्रश्न। प्लूटो का क्या हुआ? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया 2006 में, है ना। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन है उसकी मीटिंग हुई और कहा कि भाई प्लूटो को आज से हम ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकालते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय के ऊपर 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें 9वां ग्रह हुआ करता था प्लूटो। तो हमें गुरुजी ने पढ़ाया था कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो हम बोले थे 9। कितने बोले थे? 9। फिर जब हम पढ़ाने लगे तो पता चला कि मैंने बोला कि कितने ग्रह होते, तो फिर आपने बोला कि 8। कितने होते हैं? 8। तो पता चला कि एक ग्रह का क्या हुआ। तो बताया गया कि भाई प्लूटो है ना, प्लूटो, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। अब प्लूटो क्या करता था ना, कि प्लूटो ऐसे घूमता था और घूमता घूमता दूसरे ग्रहों की कक्षा में क्या लगाता था? ये चक्कर लगाता था। प्लूटो जो ग्रह था उसका अध्ययन किया गया, स्टडी में पाया गया कि प्लूटो जो है ना वो चक्कर लगाता हुआ किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में क्या मार देता है? चक्कर मार देता है। अब आप मान के चलो कि कोई लड़का है, उसके घर में नई नई शादी हुई है और उसके जो यार दोस्त हैं अब वो बार बार चक्कर मारे हैं उसके घर में, तो बताओ क्या करेगा वो? दोस्तों की उसको क्या कर देगा? दोस्तों की श्रेणी से बाहर हटा। ये दोस्त है ही नहीं, पता नहीं किस चक्कर में आता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि नहीं? ये हो सकता है उस सामने वाले को दुख हो रहा होगा, यार ये कहाँ इस बेवकूफ के आ गई, ये तो मेरे साथ शादी होनी थी इसकी, था ना। तो उसी प्रकार ये क्या करता था? दूसरे ग्रहों की कक्षा में एंटर करता था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। लेकिन चूंकि प्लूटो ठहरा प्लूटो, प्लूटो ने कहा बेटा तुम कागजों से बाहर निकाल सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि यहां से 100-200 लोग जाएंगे
और किसी यान पर बैठकर जाएंगे, प्लूटो को धक्का मारेंगे, ये लो जी बाहर काढ़ो, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। ऐसे थोड़ी है। तो प्लूटो को कागजों से बाहर कर दिया गया, डॉक्यूमेंट से बाहर निकाल दे कि आज से हम जा प्लूटो तुझे बाहर निकालते हैं, है ना। तो जा प्लूटो जा, जी ले अपनी जिंदगी। प्लूटो कहता है भाई तो ऐसे ही घूमेगा वहीं पर, है ना, तुम चाहे कुछ भी कर लो। क्या बताओ, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में बाहर रखने से क्या प्लूटो ने अपना जो ऑर्बिट था उसको चेंज किया क्या ना। तो हमें प्लूटो की तरह रिएक्ट करना है ना, प्लूटो बन जाना है सबको। कोई कुछ भी कहे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल मास्टर की बातों को छोड़ करके, है ना। कभी ये कही ना फिर थोड़ी देर में साहब कुछ भी कहो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्लूटो जो है वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। अभी जब बात प्लूटो की आएगी तो प्लूटो पर बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे उस पर। अब सन के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। पहले सन के स्ट्रक्चर में जब देखोगे, जैसे अर्थ का इंटीरियर जब हम पढ़ेंगे तो अर्थ के 3 पार्ट हैं, एक क्रस्ट, एक मेंटल, एक कोर। तो कोर सबसे अंदर का भाग होता है, ये सूर्य का सबसे अंदर का भाग है। यहां पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो कितना भयानक तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन होता होगा। जब एक हाइड्रोजन बम या एटम बम जब फटता है तो कितनी तबाही करता है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने हजार एटम बम के समान यहाँ पर ऊर्जा निकलती होगी। 16 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है कोर का। कितना मिलता है। और यहां से उत्सर्ग यह है सूर्य के कुल मास का, टोटल जो मास है, कुल द्रव्यमान है उसका 20% है। और इससे जो एनर्जी एमिट होती है, उत्सर्जित होती है, निकलती है, इसका बाहर की तरफ निष्कासन रेडिएशन के रूप में होता है। किस रूप में होता है। रेडिएशन के रूप में होता है। इसलिए ध्यान रखना कि कोर के बाहर जो भाग मिलता है, कोर के बाहर जो भाग मिलता है, और कोर के बाहर जो भाग मिलेगा हमें, वो कोर के बाहर जो मिलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेडिएटिव जोन बोलते हैं, विकिरण मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं। विकिरण। और विकिरण मंडल से जो ऊर्जा बाहर ट्रांसफर होती है वो संवहन के रूप में होती है, कन्वेक्शन के रूप में होती है, एनर्जी रिलीज। ऐसे जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म करने में क्या होता है बताओ। ऐसे तो होता है पानी गर्म, कैसे, नीचे के पार्टिकल्स गर्म होते हैं और वो क्या होते हैं, ऊपर ट्रांसफर होते हैं, और ऊपर के ठंडे क्या होते हैं, नीचे। ऐसे चलता है पानी। लेकिन जब हम अगर चूल्हे के ऊपर इस रोड को यहां पर लगाएंगे तो यहां से एनर्जी एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, इस तरीके से चालन, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। और जब सूर्य से जब रोशनी सीधी आ रही बिना किसी माध्यम के, तो वो कौन सा है, विकिरण, रेडिएशन। तो ध्यान रखना कि 3 मंडल होते हैं सूर्य के। एक कोर होता है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, कोर के बाहर जो होगा उसको रेडिएटिव जोन बोलते हैं, और रेडिएटिव जोन के बाहर जो होता है उसको कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, संवहन मंडल बोलते हैं। तो 1 नंबर तो आपका होता है कोर, ये तो 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये कितना नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। तो 1 2 3 3 हो गए ना पार्ट। तो आप एक काम करो कि इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में स्ट्रक्चर को तैयार करो, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा, और एक जो बाहर की तरफ हो गया। एक नंबर कौन सा है, कोर। 2 नंबर कौन सा है, कोर को कोर ही बोलना है, ठीक है ना। रेडिएटिव जोन। विकिरण मंडल। इसको बना लो, बाकी फिर करेंगे अपने आगे की बात अगली क्लास में, ठीक है।